नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं सूबेदार उदयराज सिंह चौहान, ओनली कैप्टन से रिटायर हुए हैं साहब। तो साहब ने बहुत तगड़े तगड़े काम सर्विस में किए हैं और अब उससे ज़्यादा काम उन्होंने रिटायरमेंट के बाद किए हैं। साहब को शायद ही कोई एक्स सर्विसमैन हो, फरकावा जिले का वो ना जानता हो। साहब के बारे में सभी लोग जानते हैं। तो चलिए, अपने ज़िले से बाहर जो भी हमारे एक्स सर्विसमैन हैं वो भी जाने, इसलिए साहब के बारे में हम लोग अभी जानेंगे। तो साहब, अभी सारे हमारे दर्शक सभी जानना चाहते हैं कि जब आप सर्विस पर गए तो क्या सोच के गए थे, कि आपका पहले से प्लान था या किस तरह आपने सर्विस बनी थी? नहीं, पहले से कोई मेरी योजना नहीं थी। हम यहाँ पर 32 साल कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहे थे जी। अचानक 71 बार की गूंज सुनाई पड़ी, दिमाग में राष्ट्रीय हित की बात आई, तो मैं रिजल्ट देखने आया हुआ था। अच्छा। इसके बाद पता चला तो मैं सीधा सेंट्रल फतेहगढ़ किला में गया, वहाँ भर्ती हो रही थी, मैं भी खड़ा हो गया। खड़े हो जाने के बाद ऊपर वाले की कृपा थी, मैं भर्ती हो गया। भर्ती होने के बाद हम ट्रेनिंग किए, लेकिन खुदा न खास्ता सिर्फ 12 हफ्ते ही ट्रेनिंग की थी। अच्छा। और 12 हफ्ते ट्रेनिंग के बाद हमें 71 बार में जाना पड़ा। अच्छा। मैं यहाँ से 12 हफ्ते ट्रेनिंग करने के बाद एक रीइंफोर्समेंट कैंप अम्बाला गया। अच्छा। वहाँ से हमें राजपूत रेजिमेंट में भेजा गया। अच्छा। और तब तक मुझे ये कतई जानकारी नहीं थी कि राजपूत रेजिमेंट या किसी और रेजिमेंट की कोई यूनिट होती है। हम तो सिर्फ ये जानते थे कि ये राजपूत रेजिमेंट है, फलानी रेजिमेंट है, लेकिन यूनिट के बारे में कोई पता नहीं था। तो वहाँ पहुँचे रीइंफोर्समेंट कैंप में, तो जैसे ही डिमांड आई तो मुझे 14 राजपूत में भेज दिया गया, क्योंकि हमारे यूनिट की काफ़ी कैजुअल्टी हो गई थी ऑपरेशन में, और तो काफ़ी जवानों की कमी हो गई थी, इसलिए मुझे वहाँ भेजा गया। मैं यूनिट में पहुँचा और चंद ही दिन बाद 16 दिसंबर को सीज फायर हो गया, लड़ाई समाप्त हो गई। उसके बाद हम अपनी लोकेशन में वापस आ गए। तो मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था, लेकिन सिर्फ मातृभूमि के लिए जो रेडियो न्यूज मिल रही थी या जो आज, वही एक भावना हिलोरे मार रही थी, जिस कारण मैं फौज में चला गया बगैर किसी जानकारी के, अपने परिवार को किसी को बगैर बताए मैं फौज में चला गया। अच्छा। और फिर ये वक्त की 28 साल सर्विस करने के बाद हमें सूबेदार ऑनरेरी कैप्टन का हाजिर सर्विस प्रमोशन मिला। और ये सब हमारे ऊपर वाले अधिकारी और नीचे वाले जवानों की दुआएं थी, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। अच्छा, सेना में जैसे कि आप इन्फेंट्री में थे, जो कि लड़ाई के लिए जो युद्ध क्षेत्र में फ्रंट में रहती है, तो इसमें अलग अलग लोगों का अलग अलग काम, अलग अलग जवान का। आपका विशेष तौर पे इसमें कोई स्पेशलाइजेशन था क्या? यदि मैं अपने बारे में बताऊं जी, तो एक इन्फेंट्री बटालियन में एक एनसीओ और जेसीओ की जो अहम ड्यूटियां होती हैं, हमने कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा। जी। जब मैं यहाँ से यूनिट पहुँचा, लड़ाई समाप्त हुई, तो फिर मुझे आईटी सेक्शन में जो इंटेलिजेंस सेक्शन होती है, उसमें मुझे वहाँ पर तैनात किया गया। अच्छा। तो मेहनत से और ईमानदारी से काम करते करते मैं वहीं पर मैंने हवलदार तक का प्रमोशन लिया। उसके बाद मुझे कुछ हमारे और जेसीओस थे, उन्होंने चाहा कि ये 81 मोटर प्लाटून में आ जाए। सीओ साहब से बड़ा अनुरोध किया गया। सीओ साहब हालांकि मुझे भेजना ही नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने हमें भेजा कि ठीक है, वहाँ से रह के भी आप आईटी के काम देख सकते हो। तो उस समय मैं नायब सूबेदार बन चुका था। अच्छा। और फिर मैं 81 मोटर प्लाटून में गया। वहाँ मुझे मेरे एनसीओ जिन्होंने मुझे बड़े अच्छा तरीके से सिखलाई दी और मुझे पूरी जानकारी दी। फिर मैं कोर्स करने गया। कोर्स करके मेरा इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग आया, और ग्रेडिंग आने के बाद यूनिट में आया। यूनिट में आने के बाद मेरी पोस्टिंग आर्मी हेडक्वार्टर से इन्फेंट्री स्कूल मूवी हो गई। वहाँ पर 81 मोटर को मैं इंस्ट्रक्टर रहा। अच्छा। हाँ, और बाकी जितना भी चाहे वेपन के स्मॉल आर्म्स वेपन थे, और चाहे वो एमएमजी या कुछ भी थी, इनकी हमें गहराई से तो नहीं, लेकिन लगभग स्मॉल आर्म्स को छोड़ करके बाकी जो बड़े और हमारे इन्फेंट्री वेपन्स थे, स्पेशल प्लाटून वेपन्स थे, उनके बारे में नॉर्मल जानकारी मुझे लगभग सभी की थी
कि क्या होता है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या इसमें गुण है, कहाँ इसे डिप्लॉय करना, कैसे डिप्लॉयमेंट का फायदा कैसे ले सकते हो, इनके बारे में मुझे जानकारी थी। मतलब सिविल जनता को शायद नहीं पता होगा, जैसे स्मॉल आर्म्स होते हैं वो छोटे हथियार जैसे पिस्टल हो गए हमारी, या AK-47 होगी, इसी प्रकार के जो हथियार होते हैं, और मोटर जो होते हैं, मोटर वगैरह जो बड़े वेपन्स में आते हैं जो कि कंधे में रख के लोग फायर करते हैं। तो इस तरह करके साहब के बड़े हथियारों में भी जानकारी थी और छोटे में भी जानकारी थी, और उसी में साहब ने इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग दी जाती, तो इस तरह काम किया। अच्छा, 71 की लड़ाई में आपकी ट्रेनिंग तो मतलब पूरी नहीं हो पाई थी? नहीं, तो पहले आप चले गए तो वहाँ पे आपको कैसा रहा हुआ ना? ये बिल्कुल आपने सही बात पूछी है, सिखलाई पूरी नहीं हो पाई थी, इसलिए सिखलाई के गुण जो हैं वो अच्छी तरह हमें पता नहीं थे, लेकिन जरूरत थी और मुझे भेजा गया, मैं वहां पर गया। तो भय तो सभी को लगता है, फिर मैं नया था, मुझे पूरे युद्ध कौशल की जानकारी नहीं थी, तो हमने अपने से सीनियर्स जितने थे उनके साथ रह करके उनके दिए हुए निर्देशों के मुताबिक, हमारे जो अधिकारी थे उनके जो आदेश थे, उनके जो भी वो कहते थे मैं उसे फॉलो करता था, और उसी की बात है कि जैसे मैं लड़ाई से सुरक्षित वापस आ गया। हमारे बहुत साथी हताहत हो गए थे, तो उनको देखा तब भी बड़ा भय लगता था कि आखिर में ये कितनी बुरी दशा हो जाती एक सैनिक की, लेकिन नहीं, ऊपर वाले की कृपा थी और अधिकारियों का संरक्षण था, उनकी सिखलाई थी, इसलिए हमने अच्छा काम करके और अपनी जिंदगी को सुरक्षित रख के वापस आए। तो हमारी जैसे इन्फेंट्रीज है अपनी, एक तो जिंद की साइड नॉर्थ में, और एक होता है नॉर्थ ईस्ट है अपना, जैसे आसाम वगैरह, अरुणाचल वगैरह, 2 क्षेत्र है अपने लड़ाई के। तो आपका कोई ऐसा वाक्य है दोनों में, कहीं भी आपका घर जो फील्ड एरिया में रहा हो कोई यादगार? मैं वेस्टर्न सेक्टर से लेकर के नॉर्थ और ईस्ट और ईस्टर्न साउथ में लगभग पूरे क्षेत्र में मेरी सेवा रही है। अच्छा। और पूरी सर्विस ही मेरी पलटन यूनिट के साथ गुजरी। अच्छा। केवल एक 3.5 साल का जो हम इन्फेंट्री स्कूल में इंस्ट्रक्टर थे वो समय निकालते हैं, तो पूरा 28 साल में 25 साल मेरी सर्विस यूनिट की है, मैं कहीं बाहर नहीं गया। तो कई ऐसे मौके आए, बड़े बड़े अच्छे मौके ऐसे आए जहाँ पर कि मुझे बड़ी यादगार आती है कि युद्ध के मैदान में जब मैं लड़ाई समाप्त हो गई, सीज फायर हो गया, तो मैं एक दिन अपने मोर्चे में बैठा हुआ था, तो मुझे सामने दिखाई पड़ा कि कोई पाक आर्मी का कोई व्यक्ति मेरे सामने आ रहा है। अच्छा। तो काफ़ी जब नज़दीक आ गया तो उसने अपना, क्योंकि लड़ाई में होता है कि अगर बात करनी आपस में तो सफ़ेद झंडा लहराया जाता है, तो उसका मतलब शांति का संदेश होता है। तो उसने आके अपनी हैंड कर्चीफ जो बाइक थी वो उसने हिलाई, मैंने भी अपने मोर्चे से खड़े होकर अपनी सफ़ेद हैंड कर्चीफ हिलाई, और फिर बगैर हथियार के, उसके पास भी वेपन नहीं था, मेरे पास भी, मैं अपना वेपन मोर्चे में रख के गया था, मिला था। तो उसने आते ही जैसे मैं देखा, तो जब नज़दीक पहुंच गया देखा कि वो एक मेजर रैंक लगाए हुए है। तो हमारे देश की परंपरा और संस्कार के आधार पर चाहे किसी देश का अधिकारी उसे सम्मान देना, ये मेरी जिम्मेवारी बन जाती है। मैंने उसे सल्यूट किया, उसने मेरे सल्यूट का जवाब सल्यूट से दिया, और उसने हाथ बढ़ाया मिलाने के लिए, तो मैंने उससे हाथ मिलाया, और हाथ मिलाते हुए उसने मेरा हाथ बहुत ही जोर से दबा दिया और तोड़ दिया। तो मैंने सोचा कि गलती हमने की, इस दुश्मन से हर समय जब भी मिलो तो दुश्मन के तरीके से मिलना चाहिए। अच्छा। लेकिन हमने अपने भारतीय संस्कारों का ध्यान रखा कि हमारे देश में ऐसा नहीं करते हैं, कि जब हमने सभी चीज़ें फॉलो कर ली हैं तो अब जो आदमी सामने खड़ा वो दुश्मन नहीं बल्कि हमारा मेहमान है। तो उसके बाद उसने बातचीत की, हालचाल पूछने के बाद उसने खाने पीने के बारे में पूछा कि आपको क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। तो मैंने उनको बहुत ही जो माफिक जवाब थे वो उनको जवाब दिए। और इसके बाद उसने पूछा क्या आपको गाय का मीट मिलता खाने के लिए, तो मैंने कहा कि नहीं। अच्छा। हम हिंदुस्तानी, हम गाय नहीं खाते हैं, हाँ सुअर का मीट जरूर हमारे यहाँ आता। तो इस पर वो एकदम ही भड़क गया। उसने कहा यस, मैं अब जानता हूँ कि आप जवाब देना जानते हो। मैंने कहा ये तो आपको 10 दिन पहले हम जवाब दे चुके हैं, आज ये 10वें दिन के बाद हम एक दोस्त की तरह बात कर रहे हैं। तो उसने अपनी जो जिसलिए आया था उसने अपनी समस्या बताई और बताया। तो हमारे कंपनी कमांडर से मिलना चाहता था, लेकिन कंपनी कमांडर से मुलाकात किसी कारणवश नहीं हो पाई। जब वो दोबारा वापस जाने लगा
तो हमने उसे फिर सैल्यूट किया, उसने मेरे सैल्यूट जवाब दिया और फिर उसने हाथ बढ़ाया हाथ मिलाने के लिए। तो जैसे उसने मेरे हाथ में अपना हाथ दिया, हाथ मिला, तो मैंने इस बार उसकी बात का जवाब हाथ तोड़ के दिया। तो तब उसने मुझसे कहा कि यस, नाउ आई नो यू आर इंडियन, यू आर छत्री, यू आर राजपूत। मुझे खुशी, तब मैं जवाब आपको इसलिए नहीं देना चाहता था कि आप अधिकारी हैं, और दूसरा अब आप दोस्ती का हाथ बढ़ाया आपने, तो आपने मुझे सबक दिया कि दोस्त जब भी दुश्मन से हाथ मिलाओ तो दुश्मन तरीके से हाथ मिलाओ। ये सबक आपने मुझे दिया, उसका जवाब अब मैंने आपको दिया है। खुश हो गए क्या? बहुत दिलचस्प। और दूसरा वाक्य मेरे सामने आया, जो मैं नागालैंड में ऑपरेट कर रहा था जी, तो वहाँ पर एक उग्रवादी संगठन जो NSCM होता है उसका एक नेता हुआ करता था, कल लेंची। अच्छा, तो हमारे जवानों से उनके 2 बच्चे एक एम्बुश में मर गए थे, अच्छा, तो इसलिए उसने हम लोगों से, अच्छा, हमारे उस समय जो सीए हुआ करते थे कर्नल RS मान, अच्छा, वो हमारी बटालियन के बटालियन कमांडर थे। हम लोग यहाँ से गए उनसे मिलने के लिए, तो हमारे को मिलाने के लिए वहाँ के टीचर्स और एक क्रिश्चियन जो उनका धर्म गुरु होता है, वो 2 आदमी मिलाने ले गए। वहाँ मेरी मुलाकात हुई तो मैंने देखा कि बिल्कुल हरी ड्रेस में जैसे एक कर्नल का रैंक लगाए हुआ आदमी बैठा हुआ है। अच्छा, तो सबसे पहले तो बहुत ही झपट के वो दौड़ा और बहुत ही गुस्से में मेरे सीओ साहब ने कोई इशारा किया, मान साहब ने, कि हम राजपूत हैं, हम किसी की लड़की या बच्चों का हाथ नहीं डालते हैं, अच्छा, हम तमाम देश के जितने हमारे बच्चे हैं, लड़कियां हैं, बहनें हैं, हमारी हमको माँ बहन ही मानते हैं। ये जो फायरिंग हुई है आपके आदमी की गलती का हुई है, और जिसमें थोड़े बच्चों का नुकसान हुआ है उसका भी हमें बड़ा दुख है, और हमने जितना संभव उसका उनके इलाज के लिए कोशिश की, लेकिन उनकी हम बचा नहीं पाए उन्हें। तो लास्ट में उन्होंने कहा कि मैं काली जो चिंदी वाले होते हैं इनसे मुझे बहुत बचा, जहाँ पर भी ये जाएंगे मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, जिनके हाथ उनकी मौत हुई थी। अच्छा, तो बाद में वो कर्नल लेंची ने कहा कि मैं राजपूत का इतिहास जानता हूँ और राजपूत के इतिहास से मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ, मैं आपसे बहुत खुश हूँ। मैं आपसे आखिर में यही कहता हूँ कि जब तक आप यहाँ रहें, क्योंकि मुझे सब जगह से रिपोर्ट मिलती है आपकी पलटन की कि नहीं वो हमारे साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं, मिलते हैं, और तो मैं आपको वादा करता हूँ कि आप जब तक यहाँ रहोगे आपको कोई भी नुकसान हम नहीं पहुँचाएंगे, और मैं आपकी पूरी देखभाल रखूँगा। यहाँ से जब भी जाओगे पहले तो पूरा टेंडर करके ही आप जा पाओगे, तो उससे पहले हम आपको जाने नहीं देंगे, और इसके बाद जब जाओगे तो गुवाहाटी तक मेरी जिम्मेवारी रहेगी कि आपका कोई भी हादसा होगा उसकी जिम्मेवारी मेरी रहेगी। अच्छा, हमको उन्होंने सेफ तरीके से पूरा सामान उतरवाने में, नीचे रियर में बेस में लाने के लिए मेरी बहुत मदद की, और बहुत अच्छा व्यवहार उन्होंने किया हमारे साथ। तो वो हमारे व्यवहारों से, हमारे संस्कारों से, हमारी यूनिट के अनुशासन से बहुत ही खुश थे, और उन्होंने इस बात को कहा भी कि मैं आपके व्यवहार से, आपकी यूनिट के व्यवहार से बहुत खुश हूँ। तो इसी का नतीजा था कि हमने अपना जो टेन्योर वहाँ निकाला, उसमें मेरी कोई कैजुअलिटी इसी उग्रवादी संगठन के कारण बहुत बढ़िया। एक भी, ये फील्ड टेन्योर काट लेना और उसमें आपकी पलटन की हाँ, किसी प्रकार की कैजुअलिटी नहीं हुई, ये तो बहुत बढ़िया चीज। तो सबसे बेस्ट ये है आप दुश्मन का नुकसान पहुंचाएं उससे पहले अपनी सुरक्षा होगी। बिल्कुल। तो हम आगे बढ़े उससे पहले आपने एक टेन्योर बताया था आपका इंस्ट्रक्टर वाला, उस इंस्ट्रक्टर पीरियड का कुछ वाक्य। हम यहाँ से 91 में यूनिट से जब मैं इंस्ट्रक्टर के लिए आर्मी क्वार्टर से डिटेल हुआ, तो मैं इंदौर के पास मऊ जो आर्मी स्कूल है, इन्फेंट्री स्कूल है, उसमें मैं इंस्ट्रक्टर गया था 81 मोटर में, और वहाँ पर मैंने 3 साल कुछ महीने का बहुत ही सफल और सही समय निकाला। हम सिखाने तो गए थे, लेकिन हकीकत ये थी कि मैंने सीखा ज़्यादा, सिखाया कम। अच्छा, क्योंकि वहाँ पर जो भी आदमी आता था वो बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ आर्मी के बारे में और हथियारों के बारे में दिया करते थे। तो मेरा शुरू से ये शौक़ रहा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकूं। तो जानकारी हासिल करने के देने के लिए तो मैं आया ही हुआ हूँ, लेकिन यहाँ पर तो मुझे 2 काम मिल रहे थे, जानकारी दे भी रहा था और जानकारी
हासिल भी कर रहा था। और इस दौरान हमारे पास श्रीलंका आर्मी के, अंगोला आर्मी के और नेशनल कांग्रेस जो अफ्रीका के थे, ये भी स्टूडेंट आया करते सीखने के लिए। तो उनसे भी हम बहुत सी बातें जानकारी करते कि उनका क्या तरीका है, वो क्या हमारे बारे में सोचते हैं, हमारे बारे में क्या जानते हैं, ये सब बातें उनसे भी सीखते थे, उनसे भी बहुत सी बात जानकारियाँ हासिल करते थे। तो बहुत ही सफल टेन्योर वहाँ पर निकाला और वहाँ पर मुझे आते समय एक द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था। हाँ, द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया। अभी आर्मी की जानकारी हम बहुत सारी ले रहे हैं आपसे, लेकिन उससे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, जैसे साहब का जो बेटा है वो भी आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल साहब हैं, तो उनको इस पोस्ट तक पहुंचाने के लिए, यानी बच्चों को शिक्षित करने के लिए, तो मैडम ने भी बहुत सारा योगदान दिया होगा, उन्होंने भी काफ़ी त्याग किए होंगे और आपने भी काफ़ी त्याग किया। तो ये किस तरह संभव हुआ है? आपने उनके लिए क्या क्या मेहनत की, कैसे कैसे किया, जरा बताएं आपको। एक्चुअल में पूछा जाए तो ये इत्तेफाक था जी। मेरी घर से जो थी मेरी वाइफ, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन इतना जरूर था कि बच्चों पर पूरा ध्यान दिया करती थी। मैं बाहर रहता था, जो खर्च उनका होता वो पूरा करते थे। और बच्चे हमारे आर्मी स्कूल के पढ़े हुए थे। उसके बाद उन्होंने चलते चलते ही आर्मी ज्वाइन कर ली और वो राजपूत में क्लर्क की हैसियत से वहाँ पर भर्ती हुए थे। अच्छा। इसके बाद वहाँ से उन्होंने ACC कमीशन लिया और ऊपर वाले की कृपा थी और हम सबका आशीर्वाद ही सिर्फ हम कह सकते हैं, बाकी सब उनकी मेहनत थी। उसमें पहली बार में ही वो ACC कमीशन में सेलेक्ट हो गए और उसके बाद वो IMA देहरादून जाके उन्होंने ट्रेनिंग की और वहाँ से फिर वो ASC बटालियन में पोस्टिंग मिली। अच्छा। नहीं, जैसे अभी उन्होंने आर्मी स्कूल में पढ़े तो उस दौरान भी काफी संघर्ष किया होगा, फैमिली में रही क्या? मैं कुछ दिन मैंने फैमिली अपने साथ रखी थी। अच्छा। तब वो आर्मी स्कूल में शुरू से ही आर्मी स्कूल में को पढ़ाया था। अच्छा। आर्मी स्कूल की पढ़ाई से ही उनका मतलब शिक्षा का स्तर काफ़ी अच्छा था। और क्योंकि उस समय इतनी गाइडेंस भी नहीं थी, हम दूर रहते थे, उस कंडीशन उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली। ज्वाइन करने के बाद फिर उनको जो यूनिट के अधिकारी थे उन्होंने काफ़ी प्रोत्साहित किया और कमीशन के लिए उनको मौका दिया। उनके साथ ही उन्होंने बड़ा टाइम दिया, जो क्लर्क स्टाफ था उनको पढ़ने के लिए काफ़ी टाइम दिया। तो जिसका नतीजा ये निकला कि वो जब कमीशन को उन्होंने फेस किया तो पहले ही बार में वो सेलेक्ट हो। हाँ, मतलब शिक्षा एक तो आर्मी स्कूल की बेहतरीन रही और माँ का भी सपोर्ट बहुत रहा। उसके बाद में जो उनकी रेजिमेंट थी उसमें बहुत सपोर्ट किया। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। क्लर्क होने के नाते यद्यपि एक इन्फेंट्री बटालियन में ज़्यादा उनकी स्ट्रेंथ नहीं होती है, काम ज़्यादा होते हैं और बीच में कुछ आदमी छुट्टी या कहीं भी चले जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी क्लर्क स्टाफ ने उनकी पूरी मदद की। उनके काम को भी उन्होंने खुद मेहनत करके उठाया, लेकिन इनको मौका दिया पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, क्योंकि वो जानते थे कि ये लड़का कुछ कर सकता है। और अधिकारियों ने भी इसमें काफ़ी सहयोग किया। उनको जब जो जानना चाहा उनको जानकारी दी और उसका नतीजा ये निकला कि वो खुद तो सेलेक्ट हुए, खुद तो अपनी ज़िंदगी को बनाए, लेकिन यूनिट को एक अच्छा कहने के लिए एक मौका देके गए। यूनिट को एक अच्छा पॉइंट्स मिला कि 14 राजपूत में। 14 राजपूत में। और आपकी कौन सी? हमारी 14 राजपूत। अच्छा, दोनों एक ही? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। 14 राजपूत ने वाकई एक बेहतरीन इंसान दिया है। तो आपने कहाँ से विचार में आया कि मैं अभी रिटायरमेंट होने के बाद में भी लोगों की सेवा में रहूंगा और बेहतरीन काम करूंगा? ये कहाँ से आपके मन में आया?